1213 कर्मचारियों का टीकाकरण के लिए चयन। अंतर विभागीय समन्वय व कोविड-19 पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सोलंकी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक के 1213 कर्मचारियों को टीकाकृत किया जाने का लक्ष्य है। इसके लिए कोल्ड चेन व प्रशिक्षण संबंधी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु महिला व बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। इस संबंध में बैठक का आयोजन कर स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में पल्स पोलियो 17 जनवरी की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की गई। इस वर्ष संपूर्ण ब्लॉक में 0 से 5 वर्ष के 58,000 बच्चों को प्रथम दिवस में बूथ पर व दूसरे व तीसरे दिवस पर घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवाइयां भी पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका द्वारा मेहतवाज में अस्थायी गौशाला की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन वाहन के अभाव में अतिक्रमण दल के सदस्यों को मंडी से मेहतवाज तक का सफर मवेशियों के साथ पैदल तय करना पड़ रहा है। मंगलवार को बिलाग्राम ओवरब्रिज के अतिक्रमण दल के साथ 2 मवेशियों को लेकर जा रहे थे कि मवेशी रस्सी सहित भाग गए, जिसके कारण नगर पालिका कर्मियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। रेलवे कॉलोनी में घेराबंदी करने के बाद मवेशियों को दोबारा पकड़ा और गौशाला में छोड़कर आए। खारशोद और उन्हेल के बाद अब शहर में भी टेम्पल गेस्ट हाउस में 5 तो पुलिस कॉलोनी में 2 मरे हुए कौवे मिले। शहर में 2 स्थानों पर मरे हुए कौवे मिलने से स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। पशु चिकित्सा विभाग ने मौके पर पहुंचकर बॉडी जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया। खारशोद और उन्हेल के बाद मंगलवार को शहर के 2 स्थानों पर मृत कौवे मिले हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित टेम्पल गेस्ट हाउस में 5 और पुलिस कॉलोनी में 2 मरे हुए कौवे मंगलवार को शाम को मृत अवस्था में मिले। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रदीप शर्मा के अनुसार वन विभाग के माध्यम से कौवों की मौत की खबर मिल रही है। जिस बीमार और मृत कौवों का शव हमें जांच के लिए उपलब्ध कराया था, उसका स्वाब, फिकल और पूरी बॉडी जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो जाएगी कि कौवों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या फिर अन्य किसी वजह से। इसके लिए शासन की जो गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा। बर्ड फ्लू हवा में फैलने वाला एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके संपर्क में आने से पक्षी और इंसान की मौत हो सकती है। इसके लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। इधर उन्हेल में एक समुदाय विशेष के कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में कौवे मरे हुए मिले, जिसकी सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। क्या कारण है उनका? अभी जो कौवे मर रहे हैं, इसके लिए क्या है कि सैंपल लिया है और सैंपल को हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल में भेजा जाएगा। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद बता पाएंगे। अदर जगह भी मर रहा है तो अपन बर्ड फ्लू माने इससे संकेत? कुछ जगह पर जैसे जिलों में जो वहाँ कन्फर्म हो गया है तो वहाँ बर्ड फ्लू का अभी अपने यहाँ पर जो सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अपन कह पाएंगे कि इसमें अपने यहाँ है या नहीं। कितने समय में आएगी सर रिपोर्ट इसकी? कितने समय में? इसकी 4 से 5 दिन के अंदर। सर अपने क्षेत्र में कितने मृत अवस्था मिले हैं? अभी तो अपने क्षेत्र में टेम्पल हाउस में 4 और 5 कौवे मृत अवस्था में पाए गए।
आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से लघु उद्योगों का संचालन किया जा सकता है। लघु उद्योग के माध्यम से जहां महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं आत्मनिर्भर बनकर परिवार के पालन पोषण में वह सहयोग भी करती है। ये बात प्रीति साढ़े ने महिदपुर रोड स्थित एक निजी विद्यालय में MSME उद्यमिता विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन स्वास्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर समिति उज्जैन द्वारा किया गया, जिसमें प्रीति साढ़े ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बताया कि स्व सहायता समूह एक साथ मिलकर किस तरह से छोटी सी पूंजी के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित कर सकती है। लघु उद्योग संचालन में बैंक द्वारा भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे स्थानीय नगर पालिका या नगर पंचायत भी सहभागी बन सकती है। कुछ स्कीम्स की जानकारी दे ताकि जो महिलाएं कुछ कार्य करना चाहती हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाहर से मोटिवेशन करने के लिए आए हैं संस्था को सदस्य और स्कूल के अध्यापक। सबसे पहले मेरी टीम को धन्यवाद देती हूँ इसलिए कि उन्होंने आज मुझे इस मंच के लायक समझा और आप लोग भी सब आए। जैसे मेरी ननद है रोशनी दीदी, उनको मैंने एक ही फोन किया, वो यहाँ पे आ गई कि हाँ भाभी ने बुलाया तो मैं जाऊँ। उनके साथ जितनी भी महिलाएं आए उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और भी यहाँ की स्कूल के जितने भी शिक्षक सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप ही लोगों की तरह एक दिन, आप लोगों को तो आज कुर्सी भी मिली है, पर हम लोग ऐसे नीचे बैठ के जब मैडम हमको समझाने नहीं थी तब समझ रहे थे। उस समय हमें क्या लगता था कि अरे यार बकवास चल रहा है, भाषण कर रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है ये। पर एक बात बोलो, अगर किसी भी चीज की इंसान 100 बात बोलता है, 100 में से अगर एक भी अपन ने ध्यान से सुनी, अपने दिमाग को लगी, अपन आगे गए, तो उस दिन को जरूर याद करना कि हमने वो कौन सी बात कहाँ सुनी थी। और मैं आज इस टीम में इसीलिए शामिल हूँ। आज हमारी मैडम है प्रेरणा दबाड़े, वो नहीं है, उनकी बहुत कमी खल रही है और आज उन्हीं की वजह से आज हम इतनी आगे हैं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सब चीजों को बकवास न समझ के ये सोचिए कि हम एक आपको आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं, तो आप वो ही करिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप छोटे उद्योगों को कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह में आप लोगों को 10 लोगों को जुड़ना रहता है, 10 लोगों का भी समूह बनता है, 20 लोगों का भी बनता है। अगर आपके पास कम है, मतलब आप पैसे कम अरेंज कर सकते हो, तो आप 50 रुपए महीना से भी कर सकते हो। 10 महीनाओं पे मिला के 500 रुपए होते हैं। 500 रुपए पे अगर आप 10 महीने जमा करते हो तो 5000 रुपए होते हैं। और 5000 रुपए में आप 10 महिलाएं मिलकर छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना। और हम लोगों को तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग वगैरह मिली, उसमें हमारे SHG बने हुए, तो हमने आज हमारे खुद के, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं महिलाओं को बटीक और ब्लॉक का कार्य सिखाती हूँ। मैं खुद एक संस्था में हूँ और वहाँ के ऑनरी में ही हूँ। तो इसीलिए मैं भी ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के समूह बनाइए SHG, उसमें आपका बैंक का खाता खुलेगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे पैसे खा के ये लोग भाग जाएंगे, क्योंकि कई लोगों की सोच होती है कि 50 रुपए भी किसी से बोले अरे यार 50 रुपए हर महीने जमा करना, अरे ये भाग जाएगी फर्जी। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ये पैसा आपका बैंक में जमा होगा और बैंक में जमा होने के बाद जो आप खुद चुनोगे अध्यक्ष और सचिव, उनकी अनुमति के बिना आपका पैसा बैंक से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप भी SHG बनाइए। SHG में आपकी प्रॉपर, एक व्यक्ति कोई भी उद्योग शुरू नहीं कर सकता, इसलिए 10 व्यक्ति मिलकर अगर 50-50, 100-100 रुपए भी इकट्ठा करेंगे, फिर उसी पैसे में जब आपकी पूंजी बढ़ जाएगी तो आप लोग आपका उद्योग शुरू कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को फिर कैसे बनाना है, कैसे बेचना। नागदा खारशोद के किसानों की वर्ष 2018-19 में रबी सीजन चने की फसल की बीमा राशि सभी किसानों को भुगतान हो चुकी थी, किंतु क्षेत्र के 1498 किसान तकनीकी त्रुटि व अन्य कारण से बीमा राशि से वंचित रह गए थे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया। रबी सीजन के अंदर जो चने की फसल थी उसमें क्षेत्र में यहाँ नुकसान हुआ था गेहूं चने में, और उस
नुकसानी का जो 2018 में 10/8/2018 को जो बीमा मिल गया था, बचे हुए समथिंग इस विधानसभा के जो हमारे किसान थे 1491 किसान थे, वो लोग बच गए थे। और उसके लिए मैं 10/8/2018 को जो हमारे कृषि विभाग के प्रमुख सचिव थे राजू राजी, उनसे मिला था, उनको मैंने सूची भी दी थी। लेकिन 2018 में फिर आचार संहिता लग गई और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर नहीं बनी। 2018 नवंबर में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की बन गई और जब से लेके वो 2020 तक लगातार उस बारे में प्रयास होते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कमल पटेल जी से मैं मिला था और उन दोनों को मैंने उस चीज़ से अवगत कराया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2019 में जो सोयाबीन की फसल थी, उसमें भी 1250 किसान थे। वो 1250 किसान भी बच गए थे अलग अलग गाँव के अंदर। वो लोगों की भी सूची मैंने पूरी विधानसभा की सूची बनवा के और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी को दी थी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि समय समय पे इस क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडा के साथ भी मैं कलेक्टर साहब और अन्य कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनियों से लगातार हम लोग मिलते रहे और उसी का परिणाम है कि क्षेत्र में लगभग 1498 किसानों का 1,41,72,335 रुपये इन 3-4 दिन के अंदर अलग अलग सोसाइटियों के अंदर डले हैं। वो सोसाइटियां काफ़ी सारी सोसाइटियां हैं, नागदा की ब्रांच अलग है, घिनौदा और खाचोत, इन तीनों में मिला के गाँव वाइज जो सूची मुझे प्राप्त हुई है उसमें कनवास, चिरोला, बेहलोला, नरेड़ी, पाता, बीकमपुर, पचलासी, संदला, संडाउदा, सर्वोदय जो हमारी एक समिति है खाचोत की, नंदियासी, नरसिंहगढ़, कमठाना, घिनौदा, बरखेड़ा, भाटखेड़ी, बंजारी, अक्का जागीर, बेड़ाउनिया, बेरछा, झंझाखेड़ी, बड़ा गांव, भाटीसोड़ा, टूटाखेड़ी, ये जो समितियां मैंने बताई और इन समितियों के अलावा भी लगातार अभी हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसान अभी और भी बचे हैं जो 2018 गेहूं चना और 2019 सोयाबीन की फसल के बीमे अभी भी कुछ लोग बचे हैं जिनके कोई अकाउंट नंबर गलत थे या थोड़ी बहुत तकनीकी त्रुटियों के कारण बीमा नहीं मिले। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद में 2015-16 में शायद गेहूं में कमठाना और सोमचिड़ी और अपना सेकड़ी सुल्तानपुर के एक पूरी पट्टी में गेहूं और चने की फसल में नुकसानी हुई थी। उस वक्त नागदा खाचोत विधानसभा में पहली बार बीमा मिला था। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सुनियोजित तरीके से सत्ता का भय दिखाकर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर चंदा उगाही कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, जिसका उदाहरण ये है कि शहर में विगत कुछ माह से कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2012 व 18 विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। ये आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के लिए धन संग्रह करने के कार्य में लग गए हैं। इसी के चलते स्थानीय स्तर पर भी व्यापारियों में भय का वातावरण निर्मित करने के लिए प्रशासन पर दबाव डालकर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। शहर में अवैध कॉलोनी को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में प्रदेश में सत्ता में है, उनके नेताओं के इशारे पर और उनके दबाव पर की जा रही ये कार्रवाई है। हम इसे पिछले साल के विधानसभा चुनाव या उससे पूर्व के 2013 के विधानसभा चुनाव को देख लें तो वर्ष 2012 में शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने
मध्य प्रदेश की 5000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करी थी। वर्ष 2018 फिर विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फिर से इस घोषणा को दोहराया गया था कि मध्य प्रदेश की लगभग 5000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया 26 मार्च 2018 को ग्वालियर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वयं शुरू की गई थी। ये उनके उस समय के जो समाचार पत्र है उसकी ये कटिंग है। अब प्रश्न ये है कि अभी पिछले माह नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, उनका बयान था कि प्रदेश की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं नव वर्ष मतलब 2021 में वो सारी वैध हो जाएंगी। अब प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री से लेकर नगरीय निकाय मंत्री तक प्रदेश की जनता को और लोगों को यह घोषणा करके बता रहे हैं कि सारी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो फिर नागदा नगर का प्रशासन किसके शे पर, किसके इशारे पर कॉलोनाइजरों पर यह कार्रवाई कर रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हवाला यह दिया जा रहा है कि न्यायालय ने कार्रवाई करने के आदेश दिए, तो न्यायालय के आदेश में यह भी है कि कॉलोनाइजर के अवैध कॉलोनियों में जो जो अधिकारी लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। नागदा प्रशासन ये बता सकता है कि क्या किसी एक भी अधिकारी पर कार्रवाई की गई? कई समय पूर्व कॉलोनियां काटी गई है, कॉलोनियों के नगरपालिका द्वारा उनके रहवासियों से टैक्स वसूल लिया गया है, अधिकारियों के संरक्षण में कॉलोनियां काटी गई है, उनने उसके एवज में मोटी रकम भी कॉलोनाइजरों से ली है। फिर आज क्या कारण है कि उन पर यह प्रकरण दर्ज किया जा रहा है? वर्तमान समय में नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और भाजपा का एक सिद्धांत इस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बना हुआ है कि जो देगा चंदा वही कर सकेगा धंधा, और जो चंदा देने में करेगा आनाकानी उसको पड़ेगी जेल की हवा खानी। यह भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। आप निजी विद्यालयों को देख लो, निजी विद्यालयों को छूट दे दी गई है कि सभी अभिभावकों से मनमानी तरीके से फीस वसूलें। अभिभावक पूरे शहर के परेशान हो रहे हैं, ना तो स्कूल लगा ना ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन फीस पूरी वसूली जा रही है और केंद्र से लेकर प्रदेश तक के सारे नेता जो नागदा नगर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहनकर घूम रहे हैं और सत्ताधारी दल होने का दम भर रहे हैं, उनकी इस पर मौन कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही है। उद्योग में हजारों श्रमिक आज बाहर बैठे हुए हैं और उद्योग के जो विभाग है वो एक एक करके ठेके पे दिए जा रहे हैं, और ठेका कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कोई नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्योग में ठेका ले रहे हैं, वो भले फिर सैलरी मिक्सर का ठेका हो, सोलवेंट प्लांट का ठेका हो, वेयरहाउस का ठेका हो या अन्य दो लेबोरेटरी का ठेका हो, ये सारे विभाग ग्रेसिम उद्योग के ठेके में चले गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका ठेका ले लिया है। और नतीजा क्या हुआ? आज हजारों हमारे श्रमिक भाई जो पिछले 10-10, 15-15 साल से उस उद्योग में काम कर रहे थे, उनको आज बाहर बैठना पड़ रहा है। स्थायी श्रमिक जो वहां पर काम कर रहा है, उनसे ऐसा काम लिया जा रहा है कि वो पूरे 8 घंटे किस तरह काम कर रहा है, उनकी मनोस्थिति क्या है, किस मानसिक प्रताड़ना सहकर वो काम कर रहा है, ये वो स्थायी श्रमिकों का दिल जानता है। लेकिन मजाल है भारतीय मजदूर संघ जो गिरवी पड़ी हुई है ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन के द्वार पर, भारतीय मजदूर संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो सत्ता में है, उनका दायित्व है
कि अगर इस तरह की अनीति और इस तरह का अन्याय अगर शहर में हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। लेकिन मजाल है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इन अनीति के खिलाफ, इन अन्याय के खिलाफ एक भी शब्द बोल रहा है। अरे कॉलोनाइजरों पे आप कार्रवाई कर रहे हो, मनोज राठी जी पे कार्रवाई कर रहे हो आप। 2 दिन पहले राज्यपाल महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। जब इस पूरे देश में, प्रदेश में, इस पूरे शहर में कोरोना का आतंक था और जो गरीब और असहाय वर्ग के जो लोग थे वो 2 जून की रोटी जुटाने में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे, उस समय ये राठी परिवार, ये मनोज राठी जी और इन लोगों ने लोगों का पेट भरा। आज आप क्या संदेश दे रहे हो उन पर कार्रवाई करके, और आप मौन साध लेते हो कि कार्रवाई हो रही है। हम किस तरह देखें इस कार्रवाई को? इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही धंधा, जो लोग उनको देंगे चंदा उसी का चलेगा धंधा, और जो करेगा आनाकानी उसको पड़ेगी जेल की हवा खानी। ये नागदा नगर की जनता को विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी हर काम में जो अनीति इस नगर में हो रही है उस पर मुंह फेरने का काम कर रही है। नगर पालिका कॉलोनाइजरों पे कार्रवाई करती है और नगर पालिका में हो रहे अकांड भ्रष्टाचार, उस पर कार्रवाई ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा पाते, ना कोई किसी की हिम्मत है उन पर करने की। लेकिन अधिकारियों से यह दबाव जरूर डलवाया जा रहा है कि आप कॉलोनाइजरों पे कार्रवाई करो। इसलिए हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर चंदा उगाई योजना ये प्रारंभ की है। ये चंदा उगाई व्यापारियों को डर बताकर, व्यापारियों को भय बताकर उससे चंदा लिया जाएगा और नगरीय निकाय चुनाव में अवैध रूप से शराब बांटना, पैसे बांटने का काम करके इस नगर पालिका को फिर से हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, जिसको नगर की जनता नहीं होने देगी और नहीं होने देना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इस नीति को बेनकाब करने का दायित्व प्रत्येक नगरवासियों का आज के समय है। मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो भले वो पालक हो जिसका बच्चा स्कूलों में पढ़ रहा हो, जो फीस नहीं दे पा रहा है और जिसकी फीस वसूलने के लिए स्कूल के प्रबंधन उनको बार बार फोन लगा रहे हैं, वो भले फिर उद्योग में काम करने वाला ठेका श्रमिक हो जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनका दर्द समझने को तैयार नहीं है, और फिर वो भले वो कॉलोनाइजर हो जिन्होंने कॉलोनी काटी और नगर पालिका के अधिकारियों को और स्थानीय अधिकारियों को सबको उन्होंने उसका पैसा जमा करा। नगर पालिका उस कॉलोनियों का टैक्स भी ले रही है, नगर पालिका के अधिकारियों के देख रेख में वो कॉलोनियां भी कट गई। लेकिन आज क्या कारण है कि उन पर प्रकरण दर्ज हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति, दोगली मानसिकता, दोहरी नीति का ये परिणाम है, जिसका विरोध हम करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम जनहित में सड़क पर इसके लिए आंदोलन भी करेंगे।